अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोग्राफी बाय एन फातिमा। हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान सीज़न 2 की नई किस्त के साथ। पढ़िए और एंजॉय कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू देना मत भूलिए। एंजॉय रीडिंग। 2020 दो रात बाद शानदार पहाड़ों और घने जंगलात से घिरी एक पुरसुकून वादी के दरमियान ये मंजर लकड़ी से तराशे हुए एक पोशीदा स्टूडियो हाउस का है। आबादी से दूर इस खुफिया घर में उम्मीद की फिजा छाई हुई थी। कोई था जो बहुत शिद्दत और बेताबी से किसी का इंतजार करते लिविंग रूम में सोफों के पीछे मौजूद मुख्तसर मगर लंबी जगह में टहल रहा था। ये घर सादा लेकिन खूबसूरत फर्निशिंग से मजीन था। रोशनदान में कड़कती आग की रक्स करती रोशनी दीवारों पर अपने हल्के फुल्के चंचल साल डाल रही थी। ढलती शाम की मलगजी रोशनी में दीवार के साथ लगे मेज पर रखे गुलदस्ते से फूटती खुशबूदार फूलों की महक हवा में बहती मशहूर कर रही थी। शीशे की दीवार की खिड़कियों के बाहर शानदार पहाड़ खड़े थे। उनकी चोटियां बर्फ की धूल से मजीद मदहम रोशनी में चमक रही थी। अभी वो यूं ही बेचैनी लिए टहल रहा था जब अचानक किसी के कदमों की आहट महसूस करते उसे अपनी धड़कन रुकती महसूस हुई। कुछ ही लम्हों में वो उम्मीद से पहले से आंखें लिए दरवाजा की मुकाबिल के अंदर आने का मुंतजर खड़ा था। इतनी देर क्यों लगा दी? हस्ब मामूल त्योरी चढ़ी हुई थी। अंदर आते लड़के ने उसकी बेमुरवती को तासुब से देखते खामोशी से अपना कदम अंदर की जाने बढ़ा लिए। सर्दी की शिद्दत के बाद उसके दांत बज रहे थे। सफेद रंग गुलाब की मानंद सुर्ख पड़ चुका था। वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आया था क्योंकि यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती थी। उसकी सांसें फूल रही थी। वो लड़का रोशनदान के करीब रखे काउच पर गिरने के अंदाज से ढहते आंखें मूंद चुका था। अलबत्ता उसे आराम करते देख उसके माथे के बालों में बतदरीज इजाफा हुआ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है और मैं आपको तब तक कुछ नहीं बता सकता जब तक मेरे हलक से आपके हाथों से बनी गरम गरम कॉफी नीचे नहीं उतरेगी। बहुत सर्दी है। जो उसने नतने फुलाए अपने हाथ की बंद मुट्ठी को बमुश्किल उसके जबड़े तक पहुंचने से रोका और फिर दांत पीसते खुद ही किचन की तरफ बढ़ गया। चौके घर एक स्टूडियो हाउस था जब भी उसे किसी अलग हिस्से में जाने की जरूरत नहीं थी। किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, बेडरूम, हर चीज एक ही फ्लोर पर मौजूद थी। वो अब दूध गर्म पे रखते वनीला एसेंस और चीनी फेंट रहा था। फिर उसने मग मशीन के नीचे रखा जिसमें से कॉफी बीन्स का गाढ़ा माया मग में गिरने लगा। अब वो उसे फिर फेंट रहा था। फिर उसने गर्म दूध मिला दिया, यहाँ तक कि क्रीम और झाग की मखमली साग बन गई। काउच पर आंखें मूंदे लड़के ने एक आंख खोले, अपनी गर्दन मोड़कर उसकी पुछ देखी। लबों पर शरीर से मुस्कुराहट का गुजर हुआ। वह उठकर उसके पीछे काउंटर से कमर टिकाए खड़ा बास्केट में रखा सेब उठाकर खाते पूछ रहा था, खाने में क्या बनाया है? जहरीले आलू खाओगे? फाड़ खाने वाली सियाह आंखें। लड़का बुरी तरह खांसने लगा। नहीं, मुझे बेबाप के बच्चों की शादी देखनी है, इतनी जल्दी नहीं मर सकता। वो भी आखिर उसका हम बल्ला था। अपनी खांसी रोकते उसने बड़ी मासूमियत से आंखें पटपटाई थी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा अब तुम मुंह बंद कर लो, वरना इन्हीं पहाड़ों में मेरे हाथों एक कब्रिस्तान आबाद हो जाएगा। साउंड सो इम्प्रेसिव। फिर आपके बच्चे कुछ यूं हिस्ट्री पढ़ेंगे। बल्ब एडिसन ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने, लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने, पाकिस्तान कायदे आजम ने, और यहाँ के पहाड़ों में कब्रिस्तान उनके खड़ूस बाप के। अपनी खबी उंगलियों पर आप लगाते वो अभी मजीद शौक होता, पर मुकाबल की खून खुश्क कर देने वाली खतरनाक घुरी पे उसकी सारी शोखी लम्हों में उड़ंची हुई थी। ओके आई थिंक मुझे कॉफ़ी बनने तक वापस काउच पर जाकर बैठ जाना चाहिए। मेरी सेहत के लिए यही अच्छा है। अपनी मुस्कुराहट दबाए वो अब वापस उसी जगह पर विराजमान हो चुका था। दूसरी तरफ वो गहरी सांस अंदर खींचते अब अपनी तैयार शुदा कॉफ़ी को मजीद दिलकश बनाने उस पर हल्का हल्का कोको पाउडर छिड़क रहा था। फिर दोनों मग हाथों में पकड़े लिविंग एरिया की तरफ आ गया, जहां वो आंखें मूंदे पूरा कंफर्ट काउच गहरे नीम दराज था। तुम्हारी कॉफी। उसकी भारी मगर ठहरी हुई मखसूस आवाज पर लड़का आंखों में चमक ले सीधा हो बैठा। आग की रोशनी में उसकी शरारती आंखों को मजीद दिलकश बना रही थी। वो भी संजीदा चेहरा लिए उसके बराबर बैठ चुका था। उस लड़के ने एक नजर अपने से कुछ फासले पर बैठे रवो वजाहत के शाहकार को और फिर उसके हाथों से बनी कॉफी के मग को देखा। क्रीम बिल्कुल ठीक बैठी थी, जैसे स्याह कैनवस के ऊपर एक तेज सफेद बादल। उस क्रीमी कॉफी पे कोको पाउडर का टच खूबसूरती का अनोखा लम्स शामिल करते रंगों का एक दिलकश तजाद पैदा कर रहा था। प्रिटी डिलीशियस। पहला ही घूंट उसके थकन से चूर बदन में राहत और सुरूर की लहर दौड़ा गया था। वो तारीफ किए बगैर न रह सका। मुकाबले ने उसकी तारीफ को कोई रद्द-ए-अमल ना दिया। सियाह बादामी आंखें शोलादान पर टिकी हुई थी, जिसकी रोशनी और गर्माइश उन दोनों के चेहरों को पुरसुकून कर रही थी। वो आप ठीक हैं, परेशान मत हो। इनफैक्ट कल सुबह उन्हें होश भी आ गया है। अगले हफ्ते डिस्चार्ज मिल जाएगा। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। शूटर को पकड़ लिया गया है। एज एक्सपेक्टेड ही इज फ्रॉम वजीरिस्तान ग्रुप। उस लड़के की
नरम और तसल्ली बख्श आवाज़ और आंखों में चमकती इत्मीनान भरी रोशनी। वो अपनी गहरी आंखें शुक्र खुदा में भीगने से रुक न सका। वो पिछली 3 रातों से जाग रहा था। ये 3 रातें उसकी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन रातें थी। बाहर रात गहरी होने लगी थी। आसमानी छतरी अपने आप को खोलती चमकते सितारे की वसी वसत को जाहिर कर रही थी, जो तारीख आसमान को दिलकश बना रहे थे। हर चमकते सितारे की नज़र इस गुंजान आबाद इलाके में मौजूद इस खुफिया पनाहगाह पे टिकी हुई थी, जहाँ वो सोफे की पुश्त से सर टिकाए न जाने कैसे खुद पे जब्त किए बैठा था। उसका गुमान दुरुस्त साबित हुआ था। वो हमलावर अब यकीनन बचने नहीं वाले थे। अब वो वक्त आ गया था कि वो अपने उस मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाए जिसके लिए पिछले कई माह से यहाँ मौजूद था। उसे सोचो कि गर्दान में घिरा देख लड़के ने मेज पे रखते मस्ती भरे अंदाज में गला खनकारा। अब आपने इतनी अच्छी कॉफ़ी पिलाकर मुझे खुश कर ही दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके इस फेस विद नो स्माइल पे थोड़ी सी खुशी देख लूँ। तुम क़ब्ल के वो उस पर भड़कता, उसे फुर्ती से अपने बचाव में मोबाइल फ़ोन आगे कर दिया। उसने कड़े तेवर लिए फ़ोन को देखा, पर मोबाइल स्क्रीन पर चमकती तस्वीर उसकी परेशानी रोशनदान में जलती आँख की गर्माहट से पिघलते बर्फ़ के तोदों की तरह पिघला चुकी थी। उन तस्वीर से जुड़ी कीमती यादें उससे शिद्दत से अपनी गिरफ्त में ले रही थी। उसकी आंखें फिर तशक्कुर के आंसुओं से अश्गार होने लगी। उसने सख्ती से दांत पे दांत जमाए नम नज़र उठाकर उस लड़के को देखा। वो लड़का खुद भी नम मुस्कुराहट लिए से ही देख रहा था। उसने आगे बढ़कर पूरी शिद्दत से उस लड़के को अपने सीने में भेज दिया। थैंक यू सो मच, एनीथिंग फॉर यू एंड योर किलर स्माइल, स्टोन मैन। होटल शेरान 2023। ये मंजर था सेलिन विलियम के कमरे का, जहाँ वो दीवार के शीशे के आगे सफ़ेद पेंट पर स्याह ड्रेस शर्ट पहने अपनी तैयारी का तनकीदी जायजा ले रही थी। ड्रेस शर्ट का ऊपरी बटन खुला था, जिससे उसकी बेदाग गर्दन की जीनत बना डायमंड नेकलेस वाज़ेह नजर आ रहा था। शर्ट का निचला हिस्सा बॉटम के अंदर था, जबकि दूसरा बाहर लटक रहा था। उसकी मैदई रंगत पे उस स्याह रंग हसीन लग रहा था। आस्तीन भी मर्दाना अंदाज में फोल्ड किए हुए थे। चमकदार ब्लंड बाल जूड़े में कैद थे। महज 2 घुंघरारी लटे ब्लशॉन से मजीन गालों को छूती सफ़ेद बेदाग गर्दन तक आ रही थी। उसने अपनी लट को उंगली पर लपेट कर खोलते मजीद कर्ली किया। वो लट किसी स्ट्रिंग की तरह गोल गोल घूमती वापस उसी हैयत में लौट गई। अब वो अपने होठों पर लगी मरून मैट लिपस्टिक को मजीद गहरा कर रही थी। उसके वजूद से उठती लेडीज क्लॉन की महक पूरे कमरे को अपनी लपेट में लिए हुए थी। थोड़ी देर में वो गुची का मैचिंग क्लच लिए दरवाजे पर अपना थंब इम्प्रेशन देती राहदारी में आ गई। चमचमाते से मार्बल पे उसकी ऊंची हील की टिक टिक महसूस करते अपने कमरे के दरवाजे पर टिकाए खड़े कनान के लब मुस्कुराए। उससे दांतों में लिए दरवाज़ा खोला और अपना कदम बाहर बढ़ाया। सेलीन जो खुद उसके ही दरवाजे पे दस्तक देने के इरादे से उजलत में जाने पा रही थी, दरवाज़ा अचानक खुलने पर कनान से जा टकराई। उसका कवी बाजू बेसाख्ता सहारे के लिए बढ़ चुका था। खुद पे झुकी हैरत आमेज निगाहें और पुष्प मौजूद उसका हाथ सेलिन की धड़कनों में इर्तियाश पा करने लगा। आज सफ़ेद जर्सी और ब्लू जीन्स में मलबूस अपनी मखसूस और मुनफरिद मर्दाना वजाहत के जलवे बिखेर रहा था। गुज़िश्ता रोज़ नजर आने वाले क्लीन शेव चेहरे पे अब छोटे छोटे बालों का अहाता था। सियाह बादामी आंखें, ऊंची नाक, सफ़ेद संजीदगी से बाहम पेवस लब और उसकी गर्दन के पास से उठती ब्लू द चैनल की मशहूर खुशबू सेलिन की हवा सल्ब करने लगी। गुड मॉर्निंग मिस विलियम। सेलिन को खुद में खोया देख उसने बहुत नरमी से उसे खुद से दूर करते कहा। लहजे में वही ठहराव की मिठास शामिल थी जो दिल मोल लेने की ताकत रखती थी। गुड मॉर्निंग, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बुलाने आ रही थी, तुमने अचानक डोर खोल दिया। उसने शर्मिंदगी से लब को चलते वजाहत दी। वो मुस्कुराया। इट्स ऑल राइट, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सेलिन ने बिला वजह अपनी लट को कान के पीछे अड़सने की अदाकारी की, मगर वो वापस फिसल कर उसके अपने मकाम पर लौट आई। दैट्स अमेजिंग। अगर आपको कोई अहम काम नहीं तो मैं इजाज़त चाहूँगा। एहसान नीचे मेरा इंतज़ार कर रहा है। एंड आई हैव सम पर्सनल मीटिंग्स टुडे। ओह, योर असिस्टेंट? यस। कनान ने कदम आगे बढ़ाते इस बात में सर हिलाया। वो दोनों अब साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। एक्चुअली मुझे तुम्हें रात के डिनर के लिए इनवाइट करना था। आज मिस्टर आहूजा एलेक्स वापस चले जाएंगे, तो यमान ने उनके लिए स्पेशल डिनर रखा है। ओह, इतनी जल्दी? उसे खासा मुताजिब होते सेलिन को देखा। हाँ, वो यहाँ यमान के कमरे से अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने आए थे। यमान ने डील साइन कर दी, तो वो अब वापस जा रहे हैं। उसने बहुत सादगी से उसे बताया, जिस पे एजेंट 9 ने सर को अच्छा में जुम्बिश दी। वो अब लिफ्ट खुलने का इंतज़ार कर रहा था। ठीक 3 सेकंड्स बाद लिफ्ट खुल चुकी थी। तेज़ी से बाहर निकला। तुम आओगे ना? सेलिन ने उसके पीछे खड़ी बहुत उम्मीद से पूछ रही थी। उसे मजबूरन सर हिमायत में हिलाना पड़ा। फिर वो सेलिन की नज़र से ओझल हो गया।
उफ सिलीन, वो क्या सोच रहा होगा? यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। वो शदीद परेशानी से अपना निचला लब कुतरते और अपने ऑफिस की जानिब चल दी, इस बात से बेखबर कि उसके कनान और रेबी ने उसके क्लच के सुनहरे क्रिस्टल लॉक पे उसी रंगत का कवर चढ़ी एक बटन नुमा रिकॉर्डिंग डिवाइस चिपका दी थी। दूसरी तरफ वो अब अपनी शाहाना चाल चलते जवाद उर्फ एहसान के पास जा रहा था। जवाद हस्ब प्लानिंग पार्किंग के पास एक फाइल था, मैं सूटेड बूटेड उसी का मुंतजर था। योर डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ तस्दीक शुदा है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। गुड। गिलान की क्या अपडेट्स हैं? उसने फाइल का तनकीदा जायज़ा लेते मसरूफ से अंदाज में पूछा। सब रेडी है, डोंट वरी। अगर वो वहाँ जाते भी हैं तो उन्हें वही दिखेगा जो हम दिखाना चाहेंगे। वो वहाँ जाएंगे जवाद, वो वहाँ ज़रूर जाएंगे। एंड काशान हैव टू मेक श्योर कि वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। उसने फाइल बंद करते जवाद की आंखों में देखते हतमी अंदाज में कहा था। जवाद ने महज हिलान पे इक्तफा किया। आप अबीर से मिले? हंकार की सूरत जवाब देते वो अब वापस अंदर की तरफ बढ़ रहा था। जवाद भी अपनी टाई दुरुस्त करते उसके हमरा हो लिया। रियली? पर कैसे? उसके पुरतजस्सुस अंदाज पे उसे बेसाख्ता गुज़श्ता रात अधीर के मुतहयर तुहश मासूमाना तसरात याद आए थे। आप यहाँ कैसे? फारवर्ड ने देखा था, मैंने भी देखा था, कोई नहीं था सच्ची। उसके गताज लोग मुस्कुराने को मचलने लगे, मगर मजाल थी कि वो उन्हें मुस्कुराने दूर एक दूसरे से जुदा होने की इजाज़त भी दे देता। अपने काम से काम रखो, ये सब मेरे मसले हैं और मैं इनसे निपटना जानता हूँ। वो सड़की से कहते अपने कदमों की रफ्तार तेज कर चुका था। ओहो, अब मैं खुद को कैसे समझाऊं कि इससे मिलना आपका मसला नहीं बल्कि आपके तमाम मसलों का हल है कैप्टन चंगेज। जवाद उसकी बेमुरती पर कलस कर बढ़ाया, पर उसके पलट में उसकी सांस हलक में ही अटकी रह गई थी। कुछ कहा तुमने? ठंडा लहजा, बर्फीले तासरात और जवाब के इंतजार में ऊपर को उठी बायां रो। चल बेटा जवाद, अपनी फातिहा पढ़ ले, शाबाश। जवाद ने किसी आनी मुस्कुराहट में ज़बरदस्ती होंठ खींचते दिल में सोचा। फिर अगले ही लम्हे तेज़ी से नफ़ीम सर हिलाने लगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, शायद आपके कान बज रहे हैं, यहाँ शोर बहुत है ना। मेरे कान बजे ना बजे, अब अगर मैंने अस्फहान तथीर और तुम्हारे मुझसे वर्ड सुना तो तुम तीनों की बैंड ज़रूर बजा दूंगा, समझे? वो उसी सड़की से चबा चबा कर कहते आगे बढ़ गया, जबकि जवाद ने उसके पलटते सुकून का सांस लिया। कमीना स्वाहान खुद तो बच जाता और दिलखुकड़ की बातें सुनने हमेशा मैं रह जाता हूँ। ओ गॉड, सेट तथीर। उसे तथीर का नाम लिया? सीरियसली? वो कलस्कर बड़वाते एकदम से खुशगवार हैरत का शिकार होता, फिर उसके पीछे हो लिया था। खारियां 2020। आसमान पर गहरा अब्र छाया हुआ था। ठंडी हवा के झोंके अस्पताल की चौथी मंजिल पर मौजूद उस वीवीआईपी कमरे की दीवार गिर शीशे की खिड़कियों को अपनी आगोश में छुपाए रेशमी सफेद पर्दों को बार बार छेड़ रहे थे। अगरचे खिड़कियां बंद थीं, मगर फिर भी कहीं दूर दराज से हल्की सी सांस से हवा का झोंका आकर उन पर्दों को छेड़ जाता। बारीक रेशम के पर्दे लम्हे के लिए अपनी जगह से सरकते, शीशे पे चमकती बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों का दीदार करवाते और इसी लम्हे के हजारों हिस्सों में अपनी जगह पर वापस लौट आते। उनकी आँख कुछ देर कबल खुली थी। कुछ आधा सफ़ेद सीना पट्टियों से जकड़ा हुआ था। बाएं बाजू पर भी पट्टी बंधी हुई थी जिसपे ताज़ा खून के निशानात नुमाया थे। हर सांस अंदर खींचने के साथ उनकी रगों का तनाव बता रहा था कि वो किस कर्ब वज़ियत से दो चार थे। पर इस वक्त वो दिलकश मंजर उनकी तमाम तर तवज्जो अपने से मबजूल किए हुए था। अभी कुछ देर लम्हे गुजरे थे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उन्होंने अपना सर इस जानिब मोड़ा। सर तक पैर खुदकुशी या चादर में छुपाए वो एक हाथ से टिफिन संभाले, दूसरे से दरवाज़ा बंद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी। उसे देखकर उनका मुरझाया चेहरा एकदम खिल उठा था। देखिए, मैं आपके लिए चिकन वेजिटेबल सूप बनाकर लाई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? मोमिया परी जितना अच्छा नहीं है, पर मुझे उम्मीद है काम चल जाएगा। मीर सर ने कहा है कि आज शाम मुझे अकेडमी में वापस जाना है, इसलिए मैं जल्दी आ गई। मैं चाहती थी ये वक्त सिर्फ आपके साथ गुजारूं। मोहम्मद परी थोड़ी देर तक आ जाएंगे, आपको भी आराम तो नहीं किया ना बाबा? वो टिफ़िन बराबर रखती अब उनका बैट ऊंचा करके कह रही थी। उसकी आंखों में उनसे फिर से दूर जाने के ख्याल से नमी भर आई थी। नहीं मेरी बेटी, आपने बहुत अच्छा किया, मैं आप ही को याद कर रहा था। अगर उसकी मौजूदगी उनके जख्मी रूह के लिए सुकून बख्श बाम की मानंद थी। कर्नल असद ने मोहब्बत पाश लहजे में कहते उसके सर पे शफकत भरा हाथ रखा कि मैं आपके डिस्चार्ज होने तक भी नहीं रुक सकती। वह बाकायदा रो रही थी। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका अकेडमी जाना बहुत ज़रूरी है। फ़ौज के उसूल और क़वानीन बहुत सख्त होते हैं और एक कामयाब फ़ौजी वही होता है जो इन उसूल ज़वाबित की पासदारी करता है। आप तो मेरी बहुत बहादुर और समझदार बेटी हैं। आप इस तरह कमज़ोरी दिखाएंगी तो कैसे हम सबके ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे? आपको अपना दिल मजबूत करना होगा हीर, आपको खुद को मजबूत करना होगा। आपको खुद को हर मुश्किल बहादुरी से फेस करने के लिए तैयार करना होगा। समझ रही हैं ना आप? वो बहुत धीरे से ठहर ठहर कर उसे समझा रहे थे। तथीर ने इस बात में सर हिलाते अपने गाल रगड़े।
और फिर सूप बाउल में निकाल कर उनके बेड पे बैठकर उन्हें आराम आराम से पिलाने लगी। मैंने कल रात डॉक्टर अंकल से बात की थी, उन्होंने कहा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं रोज़ रात को फ़ोन किया करूँगी, सिर्फ 10 मिनट बात करने की इजाज़त है, आप मुझसे बात करेंगे ना पापा? उनका शफीक चेहरा नज़रों में बसा तो फिर से मगमूम हो रही थी। उसकी सब सुनहरी आंखें उसके दर्द की आकाश थी। इंशाल्लाह मैं आपके फ़ोन का मुंतज़र रहूँगा, और जिस दिन मैं चलने फिरने के काबिल हो गया उस दिन अपनी बेटी से मिलना खुद अकेडमी आऊँगा। सच्ची? वह एकदम खुश हुई। उसकी खुशियाँ भी उसी की तरह मासूम सी थी। बिल्कुल सच्ची। चलें अब आप भी कुछ खाएं, फिर मेरी बेटी ने मुझे कुरान पाक की तिलावत भी सुनानी है। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आपकी तिलावत को हीर। उनकी तारीफ पर झुककर मुस्कुरा दी। गुज़िश्ता 4 माह में परिहार डॉक्टर मेदिया के हमरा उसकी भी सुबह नमाज के बाद तिलावत करने की आदत बन गई थी। पर अहम यह था कि उसकी तिलावत उन दोनों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। इसमें कोई शक न था कि अगर आज वो इतने बड़े साहने से गुजरने के बाद दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी थी तो ये उसी कलाम में मौजज़ का असर था। पता है, जब भी मैं या किहान बीमार होते थे तो बाबा सूरह अल-हम पढ़कर हम दोनों पर दम किया करते थे। वो कहते थे कि हीरे, अल्लाह ताला ने सूरह हम ने मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज रखा है। इसकी तासीर और फजीलत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, जो एक मरतबा सूरह हम पढ़े उसका अजर सवाब उस शख्स के बराबर है जिसने 2/3 कुरान की तिलावत की हो। और एक और हदीस में पूरे कुरान की तिलावत का सवाब भी मिलता है। मैं भी आज आपको वही सुनाऊं? मेरे पास इस वक्त कुरान नहीं है। ज़रूर अजीज़ मन, वही सुना दीजिए। कर्नल असद ने मरूब होते बहुत मोहब्बत से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो मबहम मुस्कुराहट लिए उल्टी वज़ू करने चली गई। जब वापस आई तो चेहरा वज़ू के पानी से भीगा इतना खूबसूरत लग रहा था कि कर्नल असद दिल में सोचते रह गए, काश उनका बेटा भी यहाँ उन दोनों के पास मौजूद होता। वो अब उनके बेड के बराबर खड़ा रख बैठकर एक हाथ उनकी पेशानी पे रखे अपनी आंखें बंद के बहुत धीमे से सूरह अल-हम की तिलावत कर रही थी। उसकी आवाज़ में बेहद मिठास थी। अरबी की अदायगी भी नहायत उम्दा और शाइस्ता थी। उस लड़की को देखकर कोई ये मान नहीं सकता था कि वह एक ऐसे इलाके से थी जहाँ जदीद सहूलियात, आला तालीम और प्रॉपर दरसगाहें ना होने के बावजूद भी ऐसे अनमोल हीरे मौजूद थे जो अपने दीन से न सिर्फ बेहद मोहब्बत रखते थे बल्कि उसके हर काम और से भी बखूबी आशना थे। बिलाशुबह उसके माँ बाप की तरबियत और मोहब्बत का सिला था जो आज उनकी औलाद उनके लिए सदका जारिया बन गई थी। वो यूं ही तिलावत में मशगूल रहती अगर कुछ देर बाद डॉक्टर के हमरा मीर जवाद और जनरल रजा कमरे में दाखिल ना होते। इन तीनों को देख जहाँ कर्नल असद मबहम से मुस्कुराए थे वहीं ततीर फौरन कर्नल असद के पास उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। और मीर की तरफ देखे बगैर जनरल रजा को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम लिटिल गर्ल, हाउ आर यू? मेरे दोस्त को तंग तो नहीं कर रही थी आप? उन्होंने शरारत भरी अपनाइयों से दाया ब्रोच काते तहरीर को देखा। वो मीर के डर से फौरन नफ़ी में सर हिलाने लगी। मेरी प्यारी बेटी है, क्यों तंग करेगी भला? कर्नल असद ने उसकी शर्मिंदगी देख फौरन हिमायत की। मेजर डॉक्टर बाबर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद तफसीली चेकअप कर रहे थे। क्या बात है कर्नल साहब, वेरी इंप्रेसिव रिकवरी। मुझे उम्मीद है अगर आप इस स्ट्रेट से चले बहुत जल्द चलने फिरने काबिल हो जाएंगे। डॉक्टर के मुतासर के अंदाज में अच्छी खबर सुनाने को सभी खुश हुए थे। फिर वो उन्हें मज़ीद चीज़ों के बारे में आगाही देते इजाज़त लेकर वहाँ से चले गए। अब जनरल रजा और जवाद असद कर्नल असद से बात कर रहे थे। बाहर तैनात अफसर्स ने उनके लिए लगे हाथों नाश्ते का इंतजाम कर दिया था। मीर भी उनकी गुफ्तगू में शामिल था। ततीर ने डरते डरते उन सबको चाय निकाल कर दी और वो तीनों चाय पी रहे थे जबकि वो खामोशी से कर्नल असद को तक रही थी। चलिए। चाय ख़त्म होने की देर थी कि मीर ने कप मेज़ पे रखते कर्नल असद से खुशगवार अल्फाज मुस्कुराहट का तबादला किए। ततीर से मुखातिब हुआ, पर आपने तो शाम कहा था। उसकी सूरत अचानक ही उतरी थी। वो तीनों की तवज्जो का मरकज़ अब मीर और ततहीर बन चुके थे। कहा था, अब क्या कह रहा हूँ जी ततहीर? उनकी मौजूदगी का लिहाज करते हुए दबी आवाज़ में दांत कचकचाए मुस्तस्वर हुआ। अंदाज ऐसा था जैसे आंखों से ही सालिम निगल जाएगा। वो बेबसी से सर झुकाकर उसका जवाब दिए बगैर ही दाएं जानिब से कर्नल असद के सीने से जा लगी। आप सब गलत कहते हैं। ये सर जल्लाद नहीं बल्कि जल्लाद के भी दादा पर दादा हैं। एन जितने अच्छे हैं उतने ही जलकुकड़ हैं। हमेशा कद्दू की तरह मुंह फुलाए रखते हैं और घूरते तो ऐसा जैसे सालिम निगल जाएंगे। मैं आपको और सबको बहुत मिस करूंगी बाबा। मुझे नहीं जाना वापस। उनसे कहें ना मुझे शाम तक रुकने दें। वो जिस मासूमियत से सुसु करते कलस कर बोल रही थी, कर्नल असद समेत बराबर बैठे जनरल रज़ा और जवाद की मुस्कुराहट आमेज़ नजरें मीर पे उठी जिसके जबड़े और मुट्ठियाँ कुछ मजीद बह चुके थे। मेरी बेटी, आपको मालूम है ना जिसकी आप इतनी तारीफ़ें कर रही हैं वो यहीं मौजूद है। फिर उनके सामने मैं कोई सिफारिश कैसे कर सकता हूँ? मेरी अच्छी बेटी, शाबाश, रोना बंद करें और खुशी खुशी जाएं, वरना फिर मैं आपके लिए परेशान रहूँगा। कर्नल असद के सरगोशी नुमा समझाने पर मुंह फुलाए अपनी मुस्कुराहट जबकि जनरल रज़ा और जवाद को देखने लगी। फिर अपने दूधिया गाल रगड़ते कर्नल असद के माथे पर प्यार करते वहाँ से चली गई।
तुम कब सुधरोगे मीर? जनरल रज़ा ने तथीर के जाते हुए उसे घेरे में लिया। जब आपकी बेटी और ये नई मखलूक अपनी बचकाना हरकतें बंद कर देगी। उसे बत्ती से निकाले जवाब को घूरते हुए तिलमिला कर जवाब दिया, उफ खुदा, काश कि तुम्हारी और जैन की कोई बहन होती। वो सख्त खाइफ होते अपना सर हिलाते कर्नल असद की जानिब मुतवज्जा हो गए, जो लबों पर मदहम सी मुस्कुराहट लिए उनके उन दामाद और ससुर की अनोखी सरजंग देख रहे थे। फिर तो अच्छा ही है कि नहीं है। आप दोनों की तरह हर छोटी छोटी बात पे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं हो सकता मैं। वो दांत कचकाए कहता वहाँ से निकल गया। मैं आता हूँ ज़रा। जनरल रज़ा अभी फ़ौरन उसके पीछे निकले थे। मीर रुको, तुम एन से मिलने क्यों नहीं गए? उन्होंने उसे रोकते दीगर लोगों की मौजूदगी के पेश नज़र बहुत आहिस्तगी से पूछा। ओह, तो मोहतरमा ने अब आपसे शिकायत भी कर दी? वो इस्तज़ाया मुस्कुराया। मुर्तज़ा पागल हो गए क्या? बीवी है तुम्हारी, तुम पिछले 2 दिन से मेरे साथ मसरूफ़ हो, एक बार भी घर नहीं गए। वो अकेली होती हैं, कुछ तो ख्याल करो बेटा। ठीक है, फिर आप उसे अपने साथ ले जाएं, वीकेंड पे पिक कर लूँगा। मुझे देर हो रही, चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। वो अपने ग्लासेस पहनकर बाहर चला गया और जनरल रज़ा अफसोस से बंद दरवाजे को देखते रह गए। इस लड़के को कुछ नहीं हो सकता। बाहर वो जितना भी प्रोफेशनल रहे, लेकिन अंदर से अपनी बेटी के लिए काफ़ी मुतफक्किर थे। मीर पिछले 2 दिन से उससे मिलने नहीं गया था। एन बेहद परेशान थी। मिलाकर उससे कल रात उसे मुसलसल फ़ोन ना उठाते देख जनरल रज़ा से अपना दर्द बांट लिया था। पहले तो उन्हें एन के लिए बहुत परेशानी हुई क्योंकि वो काफ़ी उदास थी, लेकिन ये उन दोनों का आपसी मामला था। वो मीर को ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। वो उसकी हिमाकत पे नाराज़ होने का हक रखता था। अलबत्ता उसकी बिना इजाज़त आधी रात को इतनी दूर आने पर उन्होंने भी एन को नरमी से सरजनिश करते सब्र करने की तलकीन की थी और कहा था कि उसे थोड़ा वक्त दो, वो जब करना चाहेगा खुद ही बात कर लेगा। इतना तो उन्हें अंदाज़ा था कि उससे बात किए बगैर वो भी ज़्यादा दिन नहीं रह सकता था, पर आज उसका ये बेलचक अंदाज उन्हें और भी मुतफक्किर कर चुका था। उफ एन दिल, क्या ज़रूरत थी उसे इतना गुस्सा दिलाने की? अब मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने अफसरदगी से सोचते इनको कॉल मिलाई। जरा आपने मुर्तज़ा से बात की, वो ठीक है ना? फ़ोन उठाते ही उसने बिला तामुल पूछा था। हाँ मेरे दिल, बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो अभी अकेडमी वापस जा रहे हैं, तो उससे कहा है कि आप इस हफ्ते मेरे साथ रह सकती हैं। वो आपको वीकेंड पे पिक कर लेगा। उन्होंने बहुत ठहर ठहर कर मीर का पैगाम इन तक पहुँचाया था। जानते थे उसे कितनी तकलीफ होगी। वो मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकता है डैडा? उसकी बेयकीन भीगी आवाज़ उनका दिल सिकुड़ गई। एन मेरी जान, वो आपसे नाराज़ नहीं है, उसका जाना ज़रूरी है। चले शाबाश, अब पैकिंग कर लें, मैं फ़हद को भेज देता हूँ, हम साथ लंच करेंगे। नहीं डैडा, मैं उसके वापस आने तक यहीं रहना चाहती हूँ। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, अल्लाह हाफिज़। उसे अपने आंसू अंदर उतारते फ़ोन रख दिया था, लेकिन उस दिल का क्या करती जो उस जालिम मेहरबान को देखने ही तड़प रहा था। तुम आज भी उतने ही बेरहम हो मुर्तज़ा, मैं तुम्हें चाह कर भी बदल ना सकी। ठीक है, रहो नाराज़, मत देखो मेरी शक्ल, रहो मुझसे दूर, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। वो अपने आंसू साफ करते ऑफिस जाने डाइनिंग से उठी ही थी कि अचानक उसे अपने सर शिद्दत से घूमता महसूस हुआ। आंखों में गहरा अंधेरा छाने लगा और पैर लड़खड़ाने लगे। कुछ ही लम्हों में वो अपने हवास से बेगाना होकर ज़मीबूस हो चुकी थी। हाँ, होटल शरान 2023। आप उस लड़की पे इतनी जल्दी एतबार कैसे कर सकते हैं? खबर काफ़ी खफा नजर आ रहा था। दूसरी तरफ यमान की नीली आंखें सोकर बॉल पे टिकी हुई थी, जो छत पे लगी खूबसूरत फानस से फूटती रोशनी में मजीद चमक रही थी। हाथ में मौजूद स्टिक पकड़े पूरे इन्हमाक के साथ मेज पे झुका हुआ था। हदफ उस हरी बॉल को सुराख तक पहुंचाना था जो दूसरे गेंदों के दरमियान अजब तरह से फंसी हुई थी। उसे बिल्कुल खामोश देख खावर भी अब पूरी तरह सोकर की जाने मुतवज्जो हो गया था। उसका जाना बहुत मुश्किल है, उसने दाढ़ी खिंचाते तजिया दिया। पर मुझे हर मुश्किल काम पसंद है। इस बार यमान ने ज़ेर लब कहते अपने सफ़ेद गेंद से सब्ज़ गेंद के आगे रुकावट बनी स्याह गेंद को निशाना बनाया था, पर यह नामुमकिन लग रहा। खावर फिर गोया हुआ था, लेकिन तब तक यमान शॉट खेल चुका था। उसका निशाना इतना शानदार था कि खावर का मुंह खुला रह गया। इसके लिए अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। यमान के एक ही शॉट में स्याह सब्ज़ गेंद 2 अलग अलग सुराखों में जा गिरी थी। यू आर जस्ट अनबिलीवेबल। वो सराय बगैर ना रह सका। यमान मुस्कुराहट ले अब सोफों की जानिब बढ़ रहा था। तुम क्या चाहते हो खावर? उससे टांग पे टांग जमाते एप्पल वाइन का घूंट भरते नरमी से पूछा। जो कहानी उसने आपको सुनाई है उसकी तहकीक करना चाहता हूँ। खावर बेहद संजीदा था। यमान कितनी देर उसकी नशीली आंखों में देखता रहा, फिर उसने हाथ में मौजूद ग्लास मेज पर रखी और थोड़ा आगे झुककर ग्लास की गोल सतह पर उंगली फेरने लगा। उसके माजी में क्या हुआ था और क्या नहीं, मुझे अब इस बात से कोई लेना देना नहीं खावर। अहम यह है कि मैं उसकी हिफाजत करना चाहता हूँ। पर मुझे है सर, मैं आपको किसी के फरेब का शिकार नहीं बनने दे सकता। मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी वल्दियत के खाने में अमीर बहरी के बजाय तुम्हारा नाम लिखवा लेना चाहिए। खावर की हद दर्जा हम फिक्रमंदी पे वो हंसते हुए कह रहा था।
आप मुझे कुछ समझे या ना समझे, पर आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी सर ने मुझे सौंपी थी, और मैं ये जिम्मेदारी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। उफ खावर, जाओ तसल्ली कर लो, पर याद रखना उसे गलती से भी कोई नुकसान पहुंचाने का मत सोचना। यामान ने आज सोते कहा और सोफे से सर टिकाते आंखें मूंद ली। उसकी खबी उंगली अब भी ग्लास के ऊपरी सतह पर मुतहर्रिक थी। उन दोनों में कुछ पल गहरी खामोशी नजर हुई। यामान को लगा शायद वो चला गया, मगर वो अब तक वहीं मौजूद था। क्या आप उससे मोहब्बत करने लगे हैं? यामान का रंग मुतगैर हुआ, मगर वो खामोश ही रहा, आंखें भी नहीं खोली। सिलीन उस मामूली लड़की से कई गुना ज़्यादा हसीन और समझदार है, और वो तो आपसे मोहब्बत भी करती है। खावर, तुम अब जा सकते हो। धीमा लहजा, सर्द अंदाज। खावर सर हिलाते चला गया। यामान की आंखें अब छत पे लगे फानूस को देख रही थी, जिसकी रोशनी में उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्स नजर आ रहा था, मोहब्बत। उसने ज़ेरे लब दोहराया और फिर वापस अपनी नीली आंखें मूंद ली। Don't kill her, she's innocent. I beg you, please don't kill her. उसे मत मारो, मासूम है, प्लीज उसे छोड़ दो। सालों पुरानी वो गिड़गिड़ाहट आज उसकी समातों में एक बार फिर किसी जहर की मानंद उतरती महसूस हो रही थी। उसके बाजू और गर्दन की नसें भरने की हद तक फूल गई थी, जबड़े बिछ चुके थे, चेहरा इंतकाम की आग में झुलस कर अंगारे की तरह दहकने लगा था। You and your bloody military will have to face the worst assassin. You have to. लहजे में लपकते शोले लिए बड़बड़ाते वो वहां से चला गया था। जारी